सभी का एक आकलन कर ले, एक ऑडिट कर ले, समीक्षा कर ले कि आखिर हम किस रास्ते पर हैं और हमारा रास्ता क्या होना चाहिए। तो ये सब हम फैसला कर लें। साथियों, एक बात बिल्कुल साफ है कि जो रास्ता हम चुनेंगे और उस रास्ते पर अगर हम लगातार कोशिश करेंगे तो उस रास्ते के चुनाव के हिसाब से हमें उसका रिजल्ट मिलेगा, उसके जो भी हासिल होना होगा। तो रास्ता चुनना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम समाज ने, मैं आप सभी से कह रहा हूं, एक और गुजारिश है, अगर किसी को लगे कि हम जो बात कर रहे हैं हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई ना हो, हमसे बात करेंगे, उसकी सबूत मैं दूंगा इंशाअल्लाह। तो मुस्लिम समाज ने 1947 नवंबर में हमारे सभी बड़े उलमा, बड़े दानिश्वर, बड़े सियासतदान, बड़े सामाजिक कार्यकर्ता लखनऊ में इकट्ठा हुए। ये देश आजाद हो गया है, हम सभी को क्या करना चाहिए। उस बैठक को लखनऊ कॉन्फ्रेंस 1947 के नाम से जाना जाता है। एक कॉन्फ्रेंस का इनक़िताब हुआ और उसमें ये फैसला लिया गया कि देश में आजादी में मुसलमानों ने अपने जान और माल की कुर्बानी दी, मगर अब देश आजाद हो गया है। अब मुसलमान इस देश में सियासत और हुकूमत नहीं करेगा। ये मुस्लिम समाज ने खुद फैसला लिया और ये फैसला लिया कि जो भी सरकार रहेगी उस वक्त की मौजूदा सरकार कांग्रेस की हिमायत करेगा और कांग्रेस उनकी ख्याल करेगी। तो जो भी सरकार रहेगा उसकी हिमायत करेगा और वो सरकार उसकी सुरक्षा करेगी। मसलन इसका मतलब ये हो गया कि मुसलमान अपने आप को खुद दूसरे हमारे जो हमवतन साथी हैं उनके मातहत अपने को बना लिया। उसने ये मान लिया कि हमें महकूम होना है, हम पर हुकूमत करनी जानी है और दूसरे लोग हम पर हुकूमत करेंगे। और तभी से 1970 एक और फैसला लिया गया कि अगर कोई मुस्लिम इस देश में सियासत करेगा तो हम सभी उसकी मुखालफत करेंगे। और यही वजह है कि आजादी के बाद से पैदा होने से लेकर मरने तक मुसलमान हमारे दूसरे हमवतन साथी को वो जिताता हराता रहा है और कभी अपनी जमात बना करके सियासत करके इस देश में हुकूमत हासिल करने और सबको इंसाफ देने का काम नहीं किया है। तो हमारे जहन में रच बस गया है कि हमें दूसरे को हराना जिताना है। अगर ब्राह्मण आ जाए, क्षत्रिय आ जाए, यादव आ जाए, जमात भाई आ जाए, धोबी आ जाए, पासी आए, सबको हम अपना नेता मान लेंगे, सबका जिंदाबाद करेंगे। मगर अगर कोई मुस्लिम आ जाए, कोई भी आ जाए,
तो उसे भाजपा का दलाल, भाजपा के एजेंट, वोट काटने वाला, वोट बांटने वाला, मुसलमानों में तफरका करने वाला, ये सारी चीजें डिग्री उसको अपने आप दे देंगे। किसका किरदार क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये नहीं है कि हमारी जो फैसला लिया था, जो हमारी कारकर्दगी शुरू से है, उसके बुनियाद पर हमारी मानसिकता हो गई। एक समाज ये है मुस्लिम समाज, और एक और समाज आया 1915 में कांग्रेस से निकल करके कुछ ब्राह्मण समाज ने हिंदू महासभा बनाई और उन्होंने ये फैसला किया 1915 में, यह फैसला किया कि इस देश में हिंदुत्व रहेगा। हिंदुत्व का मतलब ये है कि हिंदू का मजहब, हिंदू का कल्चर, हिंदू का सभ्यता, हिंदू का शासन, और इस देश में हिंदू के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। न कोई मजहब, न कोई सभ्यता, न किसी की हुकूमत। हालांकि कांग्रेस की हुकूमत होने जानी थी और उसे लागू करने के लिए 1950 में आरएसएस बनाई। अगर मुसलमान महकूम बनने के लिए, अपने पर शासन बनने के लिए अगर मेहनत करता रहा, जिहाद करता रहा, संघर्ष करता रहा, अपना पैसा, दौलत, जान माल लगाता रहा, तो वही एक ब्राह्मण समाज का ग्रुप इस देश में हिंदुत्व को लागू करने के लिए लगातार कोशिश करता रहा। 40 साल तक वो कामयाब नहीं हुए अपने मकसद में, मगर लगातार उन्होंने मेहनत की, उन्होंने लोगों की मानसिकता बदली, और आज केंद्र और प्रदेश सरकार में वो हुकूमत में है। 30 साल 40 साल तक एक भी विधायक उनके एमपी नहीं बने, मगर उन्होंने अपने मकसद को नहीं छोड़ा, मगर लगातार कोशिश की और आज वो सरकार में है। अब आज के जो मसले हैं, चाहे वो मस्जिद, मदरसे, घरों पर, मजारों पर, खानकाहों पर बुलडोजर हो, चाहे लिंचिंग हो, चाहे नफरत हो, चाहे मस्जिद के बाहर नमाज न पढ़ना हो, चाहे सीए हो, चाहे आरक्षण मुसलमानों को न मिलना हो, चाहे लिंचिंग हो, मसलन जो भी आज हो रहा है मुस्लिम समाज के साथ, वो हिंदुत्व को लागू करने का एक सिलसिला है। ये नहीं कि रेंडम हो रहा है, बिना सोचे समझे हो रहा है, उसी को लागू करने के एक रास्ता है, एक छोटी छोटी ठहराव है। असली मंजिल है हिंदुत्व पाना, और उस पर वो लगातार गामजन है। सरकार अगर वो बना लिए तो उनको उस पर लागू करना और आसान हो जाता है। तो दो समाज है, दोनों किया, दोनों ने रास्ता चुना। जिस रास्ते पर चुने, आज मुसलमान, आज मुस्लिम समाज, उसकी आने वाली नस्लें और उसका दीन, वो सभी महकूम हैं, सभी पे शासन हो रहा है। आज हुकूमत में जो लोग हैं वो फैसला करेंगे कि मुस्लिम समाज को क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या शादी करनी है, क्या वक्त पर क्या फैसला करना है, तलाक पर क्या फैसला करना है, शादी में क्या फैसला करना, सारे फैसले वही करेंगे जो हुकूमत में है। इससे मैं दो चीजें, इस शब्द से मैं दो चीजें साफ करना चाहता हूं। एक तो ये कोई मजहबी लड़ाई नहीं है, और नहीं ये जात बिरादरी की लड़ाई है। पहले ये दिमाग में समझ ले, हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे साथ जुल्म नहीं हो रहा है।
इसी मुल्क में जब मुस्लिम समाज हुकूमत में था तो उस पर जुल्म नहीं हो रहा, तो बात बिल्कुल समझ ले कि संघर्ष है, लड़ाई है, ये सियासत की है और हुकूमत की है, मजहब की लड़ाई नहीं है। इसलिए मजहब की लड़ाई नहीं है कि अगर हिंदुत्व है, कहते तो है कि सब हिंदू हैं, मगर पिछड़े समाज को, दलित समाज को कभी बराबरी का हक नहीं है। हमारे राष्ट्रपति को भी मंदिर में जाने के अलाउ नहीं होता। जो दलित समाज के पिछड़ों को अभी भी बराबरी नहीं मिलती, दलितों को अभी भी बराबरी नहीं मिलती। तो ये नहीं है कि अत्याचार से मुसलमान के साथ है। अगर मजहब, जात, बिरादरी की भी लड़ाई नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आई, अगर पिछड़ों की सरकार आई, तो सिर्फ यादव भाइयों को फायदा हुआ और दूसरे पिछड़े भाइयों को नहीं मिला। 42% पिछड़े समाज के लोग हैं यादव भाइयों को छोड़ करके। शाक्य, शैली, मौर्य, कुशवाहा, कश्यप, बिंद, बल्ला, पहाड़, मोहान, लोहार, तेली, तनमली, राजभर, चौहान, सैकड़ों बिरादरियां हैं, उनको कभी विकास नहीं हुआ। वो भी हमारे जैसे परेशान हैं। अगर बसपा के नाम पर, बहुजन के नाम पर, दलित के नाम पर अगर सरकार बनाई है तो सिर्फ चमार भाइयों का विकास हुआ। आधे दलित समाज के लोग धोबी हैं, पासी, वाल्मीकि, पत्थरकट, बेलदार, खटीक है, उनका विकास नहीं हुआ। मतलब बिल्कुल साफ है, उन्हीं लोगों को फायदा मिला, चाहे नाम वो हिंदुत्व का दे, चाहे वो सेकुलर का दे, चाहे पिछड़े का दे, चाहे दलित का दे, किसी का नाम दे, मगर जो सरकार में रहेगा उसका समाज तरक्की करेगा। जो उसका नेतृत्व रहेगा उसी का समाज तरक्की करेगा और कोई समाज तरक्की नहीं करेगा। इसीलिए लड़ाई मुस्लिम, आप अगर इकट्ठा हो जाओ, आप हुकूमत हासिल कर लो, तो फिर आपका मजहब आगे बढ़ेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप जिस तरह से दूसरे सियासत करते हैं, अगर आप मुस्लिम समाज सियासत करने लगे, अपने पर भरोसा करे, 7% यादव भाइयों और 10% चमार भाइयों पर भरोसा करने के बजाय 3% क्षत्रिय और 5%, 7% ब्राह्मण पर भरोसा करने के बजाय अपने 20% उत्तर प्रदेश के मुसलमान है, अगर अपने पर भरोसा करके अगर सियासत करे तो प्रदेश का, इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो बात बिल्कुल साफ है। अगर हम में ये एहसास कमतरी है कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे साथ जाति हो रही है, आज भाजपा की सरकार है इसलिए जाति हो रही है। सपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, तो ऐसे ही जाति थी। कभी इंसाफ नहीं मिला, कभी आप पर जुल्म खत्म नहीं हुआ किसी की सरकार में। 2 उदाहरण मैं दूंगा। एक, बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे भाई हैं, 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और 2007 की रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट। तब तक भाजपा की सरकार नहीं थी प्रदेश और देश में, मगर दोनों रिपोर्ट में ये कहती है कांग्रेस की सरकार रही, जनता दल की भी रही होगी, मगर ये कहती है ये रिपोर्ट दोनों कि मुसलमान सामाजिक और तालीमी तौर पर दलितों से भी नीचे गिर गया। सारे के सारे मुसलमान, कोई गलतफहमी नहीं है
कि अगड़ा मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान, दलित मुसलमान, देवबंदी मुसलमान, शिया मुसलमान या सुन्नी मुसलमान, कोई मतलब नहीं, सारे के सारे मुसलमान। तो कांग्रेस की सरकार थी, 40 साल तक मुसलमानों से वोट देता रहा। उसी के फैसले में भाजपा की सरकार तो हुई। मुझे याद है, दूसरा मिसाल मैं दे दूं, समाजवादी पार्टी की सरकार में जितने दंगे हुए उतने किसी पार्टी की सरकार में भी विधायक था। मुजफ्फरनगर का 2013 में जो दंगा हुआ था, 50,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से बेघर थे। ठंड में छोटे छोटे बच्चे भूख और ठंड से मर रहे थे। मगर समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव जी की मुख्यमंत्री में एक बार भी उस कैंप में नहीं गए जहां 50,000 मुसलमान अपने घरों को छोड़ करके रुके हुए थे। नहीं उन्होंने 1 रुपया भी उनकी मदद के लिए, उनके सहयोग के लिए दिया। 1 रुपया भी सरकारी बजट से अपने पास से नहीं उन्हें देना था। 1 रुपया भी उनकी मदद के लिए नहीं दिया। मैं 4 बार गया, मैं विधायक था उस वक्त, मैं 4 बार गया। 3 बार रास्ते में हमें गिरफ्तार कर लिया गया। तो मैं गया, जो भी मुझसे हो सका, पार्टी से हो सका, हम सभी ने किया। मगर उसी वक्त जब मुस्लिम समाज के 50,000 से ज्यादा लोग, सैकड़ों हमारी मां बहनें लापता हो गई, कभी नहीं मिली, सैकड़ों लोग मारे गए समाजवादी पार्टी की सरकार में। मगर उसी वक्त सैफई महोत्सव कराया अखिलेश जी की सरकार ने और 332 करोड़ रुपए सैफई महोत्सव में डांस करने के लिए पूरे परिवार का और पूरे सैफई में लोगों के मनोरंजन के लिए खर्च किया गया। मतलब आप समझ लो, सैफई में 332 करोड़ रुपए सैफई महोत्सव में डांस कराने, सारे फिल्म कलाकार आए, हीरो हीरोइन सब आए। मगर मुस्लिम समाज के जो मर रहे थे, इस देश के नागरिकों को जिनका टैक्स था उसमें, ये समाजवादी पार्टी सरकार है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई नहीं है, ये नहीं मुसलमान के साथ किए। सरकार में उन्होंने वादा किया था कि 18% हमारी सरकार बनी तो मुस्लिम समाज को सरकारी नौकरियां दे देगी। मैं 5 साल विधायक था, पूछता रहा कि मुसलमानों को 18% नौकरी कब मिलेगी। उन्होंने कहा सरकार का इस पर कोई विचार नहीं है। मगर यादव समाज को उन्होंने 84 से लेकर एसडीएम तक 50% से ज्यादा नौकरियां दी। 20% मुसलमान है, 2% भी नहीं दी। 40% दूसरे पिछड़े हैं, 4% भी नहीं दी। दलित समाज को नहीं दी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं उससे, इस सब मिसाल से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो संगठन बनाएगा, जो पार्टी बनाएगा, जिसका नेतृत्व होगा, उसी का समाज तरक्की करेगा। मगर ये अच्छी बात नहीं है, जैसे आज तक सरकारों ने किया है कि सिर्फ अपने समाज को, अपनी बिरादरी को उन्होंने सारे देश और प्रदेश के संसाधन दिया है। ये गलत है साथियों। 2 चीजें मैंने आपके सामने साफ रखा। एक कि ये मजहबी जंग नहीं है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये सियासत है, सत्ता हासिल करने का, ताकत हासिल करने का।
इसकी जंग है और उसके लिए सभी संघर्ष कर रहे हैं। और मुस्लिम समाज खुद महकूम बनने के लिए संघर्ष कर रहा है। वो सत्ता हासिल करने के लिए आजादी के बाद से आज तक संघर्ष नहीं कर रहा है, ये सही है। और इसमें किसी जात बिरादरी की भी लड़ाई नहीं है, सभी बराबर है। जो हुकूमत हासिल करेगा वही तरक्की करेगा। साथियों, चूंकि हम मुसलमान हैं, दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी हम चाहते हैं, और दुनिया की जिंदगी यही आखिरत की जिंदगी की खेती है। मैं एक मदरसे का तालिबी में रहा हूँ। 5वीं तक की तालीम हमारी मदरसे में हुई है। उसके बाद मैं डॉक्टर बना, IAS ऑफिसर बना, नौकरी भी की। साथियों, इसलिए मेरा अपने दीन से, उलमाए किराम से और अपने समाज से खास लगाव है। और हमारे दीन का मतलब है कि हम कभी किसी हालत में वो काम नहीं कर सकते जो अभी तक सरकारों ने किया है, राजनीतिक दलों ने किया है। अगर हमें हुकूमत मिलती है, अख्तियार मिलता है, तो सभी लोगों को बराबर उनका हक देना ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम मुसलमान नहीं हो सकते। मजहब के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर किसी में फर्क करना, ये कांग्रेस, सपा, बसपा और भाजपा और दूसरे पार्टियों का ये तरीकेकार होगा। 32 पार्टी का और डॉक्टर यूं का ये तरीकेकार नहीं है। मैं इससे 2 मिसाल में दे सकता हूं। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 1980 में MBBS पास किया, 1984 में वहीं से MS की, और उसी दौरान हमने IAS की इम्तहान दिया और MS और IAS एक ही साथ पास कर लिया। कस्टम में हमें नौकरी मिली और करीब 8 महीने मुंबई में कस्टम में नौकरी भी की, और 8 महीने में हमने नौकरी छोड़ दी। मैं निहायत ही गरीब परिवार का था, और मैं ये पूरी उम्मीद से कह सकता हूं कि आज जितने लोग यहाँ बैठे होंगे, हमारी हालत आप सभी लोगों से बहुत बदतर थी। और हमने नौकरी छोड़ दी IAS की। उस वक्त हमें खाने का ठिकाना नहीं था। बढ़ाईगंज में आकर के अपने घर पे हमने प्रैक्टिस शुरू की, तो जिस टेबल पर हम मरीज देखते थे उसकी एक टांग टूटी हुई थी। उस पर ईंटा रख करके हम उसी पर पेशेंट देखते थे, और पेशेंट देखने के बाद उसी को कमरे में ले जा करके उसी पर लिटा करके फिर ऑपरेशन भी करते थे। हमें टार्च खरीदने की हैसियत नहीं थी। तो ये मैं सिर्फ इसलिए कह सकता हूं कि इस माशी हालत में, इस इकोनॉमिक कंडीशन में हम IAS की नौकरी इसलिए छोड़ दिए कि वहां हम ईमानदारी से नहीं बीस कमा सकते थे, और हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन था। उसी तरीके से 20 पार्टी को अगर हम चलते हैं, इसमें अगर इसमें काम करते हैं, तो जो जायज तरीका होगा वही करेंगे। कभी इसमें मैं 20 पार्टी को
और राजनीति को छोड़ना पसंद कर सकता हूं, मगर अपने दीन से हट करके नहीं। तो ये बात बिल्कुल साफ है। अगर हमने खाने का ठिकाना न रहते हुए आईएएस की नौकरी छोड़ सकता हूं, हमें कहते रहे लो कि मैं पागल हो गया हूं। आईएएस की नौकरी छोड़ के जब घर पे आए तो लोग कहे कि लगता है डॉक्टर साहब का दिमाग कुछ गड़बड़ हो गया। जब राजनीति में आए तब भी लोगों ने कहा कि अच्छा खासा डॉक्टर पागल हो गया, राजनीति में आ गया। मन में जानता था कि मैं कर क्या रहा हूं। 1 साल सोचा, इस पर विचार किया, लोगों से मशवरा किया, तब जाके राजनीति में आया। साथियों, 2 चीजें मैं 2 हदीस का मफहूम बयान करूंगा। तिरमिज़ी शरीफ की 2862 और तिरमिज़ी शरीफ की 2863। 62 का ये मफहूम है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हजरत यहिया अलैहिस्सलाम को, हजरत यहिया बिन्त ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, 5 बातों के हुक्म दिया। उसमें एक तौहीद है, नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, ज़कात देना है और अल्लाह का जिक्र करना है। हमारे नबी ने आगे कहा कि यही मैं मुस्लिम समाज को हुक्म देता हूं करने को। तो ये है 62 और 63 बहुत अहम है। 63 ये कहता है कि ऐ लोगों, मैं तुम्हें 5 चीजों का हुक्म देता हूं और यही हुक्म मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है। और वो 5 चीजें हैं कि अपने जमात में रहो और अपने अमीर की बात सुनो और उसकी इताअत करो। और तीसरा, इसके लिए हिजरत भी करो और इसके लिए जद्दोजहद जिहाद करो। और 5वां ये कहा कि अगर जो अपने जमात से हट जाता है वो इस्लाम के पट्टे को अपने गले से उतार देता है। मतलब ये होगा कि जमात में रहना, अपनी जमात में रहना और अपने जमात से जुड़े रहने को ये इंपॉर्टेंस दिया है कि अगर जमात से अपना हट जाते हो तो इस्लाम के पट्टे को निकाल देते हो, मतलब इस्लाम से बाहर हो जाते हो। तो अपने जमात और अपने अमीर की बात मानना और उसी के लिए हिजरत करना, उसी के लिए जद्दोजहद जिहाद करना। साथियों, मैं इसलिए बहुत सारे अहादीस में हमने कुरान का कई बार उसको पढ़ा, समझने की कोशिश की। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ का जो भी सियासत से मुताल्लिक था उसे भी समझने की कोशिश की, पढ़ी। बहुत सारी जगहों पर हमारे रब ने कहा है, जो सूरह आल इमरान में 103 आयत है, उसमें मेरे रब ने कहा कि सब मिल करके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में तफरका न करो। वो भी जमात की बात कर रहा है। अब मैं जमात का मिसाल दे दूं, ये क्यों मेरे रब ने ये फर्ज किया हम सभी पर, क्यों बार बार कहा है, हमारे नबी ने बार बार कहा है, मेरे रब ने कुरान में बार बार इसका जिक्र क्यों किया है? वह इसलिए कि इसी में ताकत है, इसी में कामयाबी है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी है।
एक मिसाल देकर के जमात की अहमियत और अपने अमीर की अहमियत मैं आपके सामने रखूंगा। हमने दो तो जमात का बता दिया। मुस्लिम समाज ने जमात बना करके क्या फैसला लिया और ब्राह्मण समाज ने जमात में फैसला क्या लिया? लगातार संघर्ष करते रहे, उसके लिए हिजरत करते रहे, उनको क्या कामयाबी मिली? मगर सियासी तौर पर एक मिसाल मैं दे दूं कि चमार भाई उन्होंने काशी राम जी और मायावती के नेतृत्व में इमारत में उन्होंने अपनी एक जमात बनाई, बहुजन समाज पार्टी बनाई। 4 बार मुख्यमंत्री बने। अब बहुजन समाज चमार भाई आज समाज में मजबूत हो गया। जब तक वो जमात नहीं बनाया था, जब तक चमार भाई ने अपनी पार्टी नहीं बनाई थी, अपने नेता के पीछे नहीं बने थे, जब तक हमारे तरीके से वो भी दूसरे को हराते जिताते रहे, सारी पार्टियों में रहे, तब तक पूरा का पूरा गांव चमार भाइयों का जला दिया जाता था, कोई पूछने वाला नहीं था। उनकी बहन बेटियों के दिन के उजालों में इज्जत आबरू लूट ली जाती थी, कोई पूछने वाला नहीं था। वो चमार भाइयों की क्या हैसियत थी कि कोई बराबर बिठा नहीं सकता था। इस हद तक उनसे नफरत थी कि कोई छू लेता था तो वो खुद नापाक हो जाता था, अपने बर्तन में खिला नहीं सकते थे। तो जब अपनी जमात में नहीं थे, वो बिखरे हुए थे, तो उनकी ये हैसियत थी। आज उन्होंने अपनी एक मजबूत जमात बना ली है, तो कम से कम चमार भाई 60-70% आज भी मायावती जी को और बसपा को अपनी जमात और मायावती जी को अपना नेता मानते हैं। मानते नहीं मानते भाई? मानते हैं ना? उनका कोई विधायक, एमएलए, एमपी, मंत्री नहीं है। आज एक उमाशंकर सिंह उनका विधायक है, हमारे दोस्त हैं, वो अपनी ताकत से जीत कर आए हैं, बसपा की वजह से नहीं जीते। कोई सरकार में नहीं है, मगर आप जानते हो, समझ रहे हो कि मोदी सरकार, योगी की सरकार, भाजपा की सरकार, आरएसएस बड़ी मजबूत है, मुसलमानों के दुश्मन है। इस सब चीज को मैं नहीं मानता। बहुत ताकतवर है, मैं नहीं मानता। मुख्यमंत्री आज हैं तो उनको ताकत है, कल नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। अगर आज वो चाहें तो गोरखपुर के जितने मस्जिद मदरसे हैं अगर ऑर्डर कर दे तो सबको गिरा दे, बुलडोजर चला दे। जिस मुसलमान का चाहे किसी घर को बुलडोजर से गिरा दे। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि बुलडोजर मत चलाओ, कुछ नहीं मानते। मायावती सरकार में थी, उनका जो सभा स्थल बनना था उस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे था, मगर बना दिया। बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे था, गिरा दिया। तो सरकार चलती है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करता रहेगा। तो आज चाहेंगे तो गिरा देंगे, कोई मुसलमान बोलने को तैयार आज नहीं रहेगा। मगर उसी सरकार को इतनी हैसियत उस सरकार की नहीं है, भाजपा सरकार की, मोदी योगी जी की सरकार की हैसियत नहीं है
कि सारे सरकारी जमीन पर अंबेडकर जी की मूर्ति बनी हुई है, किसी मूर्ति को बुलडोजर से गिराने की हैसियत नहीं है। क्यों भाई, है हैसियत? एक दलित समाज के मूर्ति को गिराने की हैसियत उनकी नहीं है, क्योंकि उनका संगठन है। मगर आपका संगठन नहीं है तो किसी का एनकाउंटर करा लें, किसी मुसलमान का घर गिरा दें। आपके मस्जिद के जो हमारे दिलों से भी अजीज है, हमारी जान से भी अजीज है, उसको बुलडोजर से गिरा दे रहे। अरे हैसियत उनकी नहीं है कि अम्बेडकर जी की पूरी मूर्ति को गिराना तो दूर, एक उंगली को तोड़ने की हैसियत नहीं है भाई उनकी। मूर्ति छोड़ो, अम्बेडकर जी को छोड़ो। लखनऊ में बहुत सारे हमारे साथी देखे होंगे कि हाथियां बहुत सारी बनी हुई है पार्क में, किनारे किनारे हाथियां बनी हुई है, और हाथियों की सुरक्षा के लिए, उनके मूर्तियों की सुरक्षा के लिए गार्ड बैठे हैं वहां पर। क्यों भाई, कुछ गलत कर रहा हूं क्या? है नहीं? उनकी सुरक्षा हो रही गार्ड की, और आपकी मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों को वो बुलडोजर से गिराया जा रहा है। साथियों, जो समाज जब संगठित नहीं था, उनकी पूरी आबादी को जला दिया जाता था, कुछ भी पूछने वाला नहीं था। आज अगर वो संगठित हो, वही समाज जब संगठित हो गया, तो आज उनके निशान हाथी को भी छोड़ने की हैसियत सरकार को नहीं है। आप हमें बता दो, आप कहते हो कि भाजपा दुश्मन है, आरएसएस दुश्मन है। मैं कहता हूं नहीं भाई, बेकार की चीज है। आप कहते हो राहुल जी, अखिलेश जी, मायावती जी आपकी दोस्त है। अरे मस्जिद गिराई जा रही है, इनकाउंटर हो रहा है, सारे कानून आपके खिलाफ पास हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी सड़क के आपके लिए संघर्ष कर रही है क्या? जद्दोजहद कर रही है क्या? लड़ाई लड़ रही है क्या? लड़ रही भाई। मस्जिद कहीं गिर रहा है, कहीं धरना प्रदर्शन कर रही समाजवादी पार्टी। अरे वो तो मुसलमान का नाम लेने को तैयार नहीं है। अखिलेश जी मुसलमान का नाम लेने से परहेज कर रहे हैं, अखिलेश जी परहेज कर रहे हैं, राहुल जी कर रहे हैं, मायावती जी परहेज कर रही है। क्यों? हमें आप बता दो, अगर अंबेडकर जी की मूर्ति को ये सरकार बुलडोजर से अगर गिराए, तो समाजवादी पार्टी सड़क पर उतर के धरना प्रदर्शन करेगी नहीं करेगी? बोलो भाई। और कांग्रेस, लो भाई अजीब बात है, वो तो उठ नहीं देते, वो तो दुश्मनी है उन लोगों में। एक हाथी टूट जाएगी तो सड़क पर धरना देंगे, सड़क पर अखिलेश जी बैठ जाएंगे, राहुल जी बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं उनकी आबादी है। चमार भाइयों की आबादी सिर्फ 10% है, मुस्लिम समाज का सरकारी आंकड़े में यहां आबादी 20% है। आप उन्हें अभी वोट पड़ा है, आपने 90-95% समाजवादी पार्टी को लोकसभा में 2024 में वोट दिया कि नहीं दिया है? दिया कि नहीं दिया? लो भाई, आप तो वोट भी दिए, मगर आपका नाम लेने को तैयार नहीं है। यह है संगठन। इसीलिए मेरे रब ने संगठन बनाना, जमात में रहना, अपने अमीर की बात करना, अपनी अमीर की अताअत करना फर्ज किया है। और इसीलिए कहा कि जो जमात में नहीं है वो इस्लाम से बाहर हो गया। तो जमात में ये नहीं है तो सपा की जमात में है, बसपा की जमात में है, वो बेचारे मासूम हैं, न दीन को समझते, न दुनिया को समझते, न सियासत को समझते, कोई नहीं समझते। अरे हमें भाई बता दो, आजम खान का पूरा परिवार
पूरी जिंदगी, पूरी जवानी, पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी को दे दी कि नहीं दे दी भाई? पूरा परिवार जेल में रहा, प्रदर्शन समाजवादी पार्टी करना तो दूर, अगले जी उनका नाम भी लेने से परहेज करते रहे। अगर कोई यादव अगर जेल में चला जाए तो वहां जाएंगे भी, अगर कोई मार दिया जाए तो 10 लाख 15 लाख पार्टी से पैसा भी देंगे, मगर मुसलमान को पूछने नहीं जाएंगे, उनका नाम तक नहीं लेंगे। साहब अखिलेश यादव की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम मियाँ का नाम ले लेंगे तो पिछड़ा दलित सवर्ण हमारा कटेगा, ये मियाँ जाएगा कहाँ? है नहीं कहे ये मियाँ जाएगा कहाँ? ये तो मजबूर लाचार बेबस है, ये तो भेड़ की तरीके से चलाएगा, इसे कुछ मांगता थोड़ा है। इसे कहा दो कि हम भाजपा को हराएंगे, हमारे पीछे चल देगा। हमें आप बता दो, कांग्रेस भी कहती है कि हम भाजपा को हराएंगे, मियाँ उठ दो। बसपा भी कहती है कांग्रेस भाजपा को हराएंगे, मियाँ उठ दो। सपा भी कहती है भाजपा को हराएंगे, मियाँ उठ दो। उन्होंने हमें ठेके पर लगा दिया भाजपा को हराने का। हमें आप बताओ कि सपा बसपा कांग्रेस सारे विरोधी पार्टियां अगर मिलकर लड़े तो मियाँ को जरूरत पड़ेगी भाजपा को हराने की? भाजपा हारने जाएगी भाजपा? क्यों हारेगी? नहीं हारेगी। मतलब इतना समझ में नहीं आता हम सभी को कि उनका मकसद भाजपा को हराना नहीं है, मगर आपको गुलाम बने रहना है, बनाए रहना है। ये उनकी गलती नहीं है, ये तो हमने फैसला किया 1947 में कि हम गुलाम रहेंगे सिर्फ। और गुलामों का कोई वजूद नहीं होता। पूरे दुनिया की तारीख देख लीजिए, न गुलामों का वजूद रहता है, न उनकी नस्लों का वजूद रहता है, और न उसके दीन का वजूद रहता है। वजूद नहीं रहा। और यकीन मानो कि जो सिलसिला चल रहा है ना, अगर हम इसी तरीके से रहे सियासत में तो हमारा भी वजूद खत्म हो जाएगा। तो वजूद सिर्फ मदरसे का नहीं है, मस्जिद का नहीं है, नौकरियों का नहीं है। वजूद है हमारे, मसला है हमारे वजूद का, मसला है हमारे आने वाली नस्लों के वजूद का, मसला है हमारे दीन के वजूद का। बहुत सारे ममालिक हैं, स्पेन सबसे बड़ा मिसाल है। म्यांमार की रोज कहानी आप सुनते हैं, अगर हुकूमत से हट गए, स्पेन में भी उतने ही साल मुसलमान ने हुकूमत की जितना इस मुल्क में किया, अगर वो सियासत से लावास्ता हो गए, अगर वो हुकूमत से लावास्ता हो गए, तो वहां से मुसलमान, उनकी नस्लें, उनका दीन वहां से खत्म हो गया। उसी राह पर इस देश का मुसलमान खुद चल रहा है। और यकीन मानो कि जिस दिन आप मुस्बत सियासत करोगे, जिस दिन आप अल्लाह और नबी के हुक्म पर चलेंगे, उस दिन उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में सरकार बनाने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए। मैं मिसाल हूं, कोई ऐसी पार्टी नहीं है। लोग कहते हैं सब हिंदू इकट्ठे हो जाएंगे, मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सारी गलतफहमियां हैं। 2012 में जब मुसलमान जीतना चाहा खलीलाबाद का, सपा ने मजबूत मुसलमान खड़ा किया, बसपा ने मजबूत मुसलमान खड़ा किया, एनसीपी ने मजबूत मुसलमान किया। उस पार्टी से मैं तो खड़ा था। भाजपा का सिर्फ एक ब्राह्मण था, मैं 5,500 वोट से जीता। 20 से 25,000 पिछड़े दलित भाइयों ने हमें वोट दिया। क्यों नहीं वोट देंगे आपको? काम तो करो आप। मगर फिर 17 में 22 में फिर भाजपा को हराने लगा मुसलमान, हार गया।
अगर आप जीतोगे तो आपका साथ रहेगा, आप हराओगे तो आपका कोई साथी नहीं रहेगा। तो साथियों, आखिर में मैं एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा, और वो ये कि ये बात नहीं है कि ये मसला यही दुनिया में खत्म होने वाला है। हम अल्लाह और नबी के बागी होकर के मर रहे हैं। मेरे रब ने कहा, जो अपनी जमात से हट गया वो इस्लाम का पट्टा अपने गले से निकाल दिया, इसका मतलब है कि वो दीन से अलग हो गया है। और दुनिया ही आखिरत की खेती है। जो काम हम यहाँ करेंगे उसी का बदल हमें मिलेगा, वहां जाके कुछ करना नहीं है। तो हम दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं अपना, और आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं अपना। इससे बुरा हाल वहां होना है हमारा। हम अल्लाह नबी के बागी होकर मरने जा रहे हैं। साथियों, इस सब पर हम सभी को गौर करना है। अगर किसी भाई को कुछ और बताना है, पूछना है, सियासत से, चाहे संविधान के बारे में, सरकार बनाने के बारे में, राजनीतिक दलों की सोच फिक्र के बारे में, दीन का और सियासत से क्या रिश्ता है उसके बारे में कुछ भी पूछना है, 18 साल पर हमने यही सोचा है, पढ़ा है, काम किया है, तजुर्बा किया है। तो मैं चाहता हूं कि इस तजुर्बे का फायदा हम सभी को हो, और इसीलिए आज हम सभी आपके बीच आए हैं। आप सभी लोग आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी गुजारिश रहेगी, किसी के जहन में कोई भी शक व शुबहा हो, कोई मशवरा हो, जरूर देंगे। अगर हम लोग गलत रास्ते पर हैं तो हो सकता है कि मशवरे से हम लोग सही रास्ते पर हो जाए। अगर हम लोग अभी सियासी तौर पर उतने कामयाब नहीं हैं, हो सकता है आप मशवरा दें तो हम और कामयाब हो जाए। हम आप सभी के बीच जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। मैं जानता हूं कि बताना ये मेरे पर लाजिम है, मेरे पर फर्ज है। अगर मुझे जानकारी है तो मैं आप तक पहुंचाऊं। आप सभी को हिदायत देना न देना ये आपका मामला है, मेरे रब का मामला है, उसमें मेरा कोई दखल नहीं है। तो आप भी मशवरा दें, हो सकता है कि आपके मशवरे से हम और बेहतर काम कर सके। जो तजर्बा हासिल किया हम सभी ने, जो सीखा समझा, उसके बुनियाद पर अपनी बातें हम सभी आपके बीच रखे हैं। अगर किसी के जज्बात को कोई ठेस पहुंचता है तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, मगर मेरा मकसद बिल्कुल साफ है। सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि समाज के दूसरे तबके जो हिंदुत्व के नाम पर चले जा रहे हैं, धोखा खा रहे हैं, पिछड़ों के नाम पर, दलितों के नाम पर ठगे जा रहे हैं, जो क्षेत्रवाद के नाम पर ठगे जा रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुस्लिम समाज को भी इंसाफ दें और उनको भी इंसाफ दें। और इसीलिए मेरे रब ने कहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, इसलिए तुम बेहतरीन उम्मत हो कि तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। यही हम सभी करना चाहते हैं और यही इस पार्टी का मकसद है, और इसीलिए हम सभी आपके बीच आए। आप सभी लोग आए, आप सभी का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए बात को खत्म करूंगा। और मैं चाहूंगा कि SIR बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो आप वोट नहीं दे पाएंगे। जो मेरा अपना तजर्बा है कि मुसलमान चाय खाने पर बैठ करके पूरे प्रदेश में वो फजर की नमाज के बाद से लेके के इशा की नमाज के बाद तक सियासत की बात करता है, सरकारें बनाता है, बिगाड़ता है,
सिर्फ प्रदेश और देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी बनाता है सरकार। वहां भी बताता है कि कौन ठीक काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, सब बताता है, मगर उसको खुद पता नहीं होता है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है। क्योंकि गलत नहीं करा भाई, है नहीं, उसको पता नहीं होता है कि उसका खुद नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है। उसे यह नहीं पता होता कि उसको वोट किसको देना है, किस जमात के साथ रहना। वो हवा का इंतजार करता है कि किसकी हवा आएगी उसके साथ हम बहेंगे, ये वो समझता है। मैं समझता हूँ इस सोच को बदलने की जरूरत है। तो यासिर साहब को मैं कहूँगा कि आप 2 मिनट के अंदर आप बता दें आप SIR के बारे में, उसके बाद जो लोग सवाल पूछना चाहें मुझे इशारा बताओ। देखिए, बहुत जरूरी है कि आपके पास आज की डेट में अपना वोटर ID कार्ड है तो आज के डेट को बिना चाहे किसी के पास हो, तो जब तक उसको दोबारा से रिन्यू नहीं किया जाएगा वो कामयाब नहीं कहलाएगा। उसमें 4 कैटेगरी मोटे तौर पे कही गई है, जिसमें पहली कैटेगरी है कि जिसकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है। 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है। अगर उसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो उसे सिर्फ अपनी शक्ल दिखानी है BLO को कि वो जिंदा हैं, और उनका वोटर ID कार्ड ऑटोमेटिक वो BLO अपडेट कर देगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कैटेगरी है जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है, लेकिन किसी वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट में छूट गया है, 2003 की वोटर लिस्ट छूट गया है, भले 2002 में हो, 2024 में हो, लेकिन 2003 में छूट गया है। तो उनको एक डॉक्यूमेंट, जो 12 डॉक्यूमेंट लिखे हैं उसमें मैंने कागज़ लिखे हैं, जैसे कि आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, पासपोर्ट है, 10वीं की मार्कशीट है, राशन कार्ड है, बैंक पासबुक है या गवर्नमेंट की फ़ोटो ID है। 12 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज के साथ साथ फ़ोटो दे दीजिएगा BLO को, तो आपका काम हो जाएगा। चाहे आपके वालिद का हो तो काम हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी है कि जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 के बाद हुई है, लेकिन 2 दिसंबर 2004 से पहले हुई है। उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। दिक्कत यह है कि उनको खुद का अपना जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के साथ साथ उनके वालिद या वालदा दोनों में से किसी एक का जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र देना ज़रूरी है, वही 12 डॉक्यूमेंट में से। और जो आखिरी कैटेगरी है जिनकी पैदाइश 2 दिसंबर 2004 के बाद हुई है, उनको खुद का जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के साथ साथ उनके माता और पिता दोनों का निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण देना ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़रूरी जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जो भी दस्तावेज दें और जो रसीद वो BLO आपको देगा, उसकी रसीद की कॉपी आप ज़रूर दस्तखत करके BLO से ले लें। यानी BLO ने क्या भरा है और आपने क्या दिया है वो आपको मालूम रहे। और जब 8 दिसंबर को वोटर लिस्ट प्रोविजनल शाये होगी, उसमें देख लें कि आपका नाम है या नहीं है। अगर नाम नहीं है तो वही रसीद, वही पावती जो है वो आपको आने वाले वक्त में बहुत काम आएगी। उसी से आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, अपील भी कर सकते हैं। इसलिए लिहाजा वो BLO की रसीद, जिसको पावती कहते हैं, उसका लेना बहुत ज़रूरी है कि उसने क्या भरा है और आपने क्या दिया है, इसका वो ख्याल रखिएगा। मोटे तौर पर ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी अहम चीज़ है, इसका ध्यान रखें। और सारी ज़रूरत उसमें जो है डॉक्यूमेंट दी गई है। आपको ज़रूरत होगी उसमें मोबाइल नंबर भी है। हालांकि हम खलीलाबाद के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत होगी तो हम आपकी ऑनलाइन भी मदद कर सकते हैं। हमारा कार्यालय भी है, वहाँ से भी आपका हम लोग ऑटोमेटिक क्या नाम है अपडेट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये फराहम है। साथ में हमारे फैज़ी भाई हैं, मकसूद भाई हैं, ये सारे लोग भी हम किसी न किसी से आपकी मदद करेंगे। ये काम हम लोगों ने उठाया है। इसमें आप सारे, खास करके हम भारतवासियों से अपील करते हैं कि उसमें अपनी वोटर ID को दुरुस्त करा लें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब के ख्यालात को सुना।
शुरू में ये बात हुई थी कि किसी के जहन में कोई मशवरा हो, कोई आपके अंदर शिकायत हो या कोई बेहतर तरीक़ेकार हो, ये चौपाल, ये बैठने का मकसद सिर्फ यही है। बड़ी रैलियों की ज़रूरत डॉक्टर साहब ने नहीं समझा, और जब ज़रूरत थी तो किया था, ज़रूरत होगी तो किया जाएगा। लेकिन आज सिर्फ बैठने का जो मकसद है, ये बताएं कि डॉक्टर साहब ने जो हफ्ते में एक दिन जुमा को आपसे मुलाकात का तरीका निकाला है, ये बेहतर है कि नहीं है? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं जरा हाथ उठाकर हिमायत कर दें भाई? होना चाहिए ना। कहीं ना कहीं हम लोग बैठेंगे, मंच लगेगा, माइक लगेगी, वो तो बात की तकरीरें भाषण होंगी, बहुत हो चुका। आजम खान से बड़ा कोई मुकर्रिर नहीं था, माननीय मुलायम सिंह यादव मुकर्रिर नहीं थे, लेकिन दोनों में फर्क देख लीजिए। फर्क है कि नहीं है? एक हाकिम हो गए और एक साहब महकूम हो गए। इसलिए आप तमामी हजरात से दरख्वास्त है कि अगर होना चाहिए तो अगले जुमा को जहां बैठा जाएगा आप लोग आइएगा। दूसरी बात, अगर यहाँ आप बात नहीं कह पाते तो हमारे अताउल्लाह शाही साहब हैं, मकसूद भाई है, फैज अहमद फैजी साहब हैं, तमाम साथी हैं, आप हजरात उनके जरिए भी जुमे को मुलाकात कर सकते हैं। किसी साथी को कुछ पूछना है भाई? डॉक्टर साहब ने जो बात कही सही है, होना चाहिए ना। तो इंशाअल्लाह हम लोग आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। अखबार के जिम्मेदार साथियों का इस्तकबाल है हमारे बीच में। मीडिया आप लोग रुकिएगा, डॉक्टर साहब से मिल के जाना है, और वहाँ रजिस्टर रखा हुआ है, वहाँ रजिस्टर रखा हुआ है, उस पर आप मोबाइल नंबर जरूर दे दीजिएगा। आप लोग मुलाकात करके तब जाएंगे डॉक्टर साहब से। ये पर इस पर आज आवाज चाहिए, आईडी चाहिए, आईडी ऐसे रख दी, इस पर रख लेंगे तो हो जाएगा। हाँ छोड़ दे भाई, या इस पकड़ लीजिए। कौन सवाल करेगा? कैसे हो सवाल क्या करें? अगर पकड़ कौन पूछेगा? आप पूछिए। आज गोरखपुर में SIR पे आपकी मीटिंग थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे SIR के बारे में? मैं चाहता हूं बहुत सारे जो समाज सरकार का हिस्सा नहीं बना है, आज़ादी के बाद से उन सभी का नाम करीब 30 से 40% वोटर लिस्ट में नाम दर्ज नहीं है। और हमारी कोशिश है कि वो समाज नहीं, हमारी कोशिश है कि वो समाज जो अभी तक सरकारों से उपेक्षित है, उसको वोट का देने का अधिकार जो नहीं मिला हुआ है, उन सभी का अधिकार मिले। इसलिए हमारा ये SIR पर जागरूकता अभियान पीस पार्टी का पूरे प्रदेश में चल रहा है। सारे ज़िले के लोग पीस पार्टी के इस पर काम कर रहे हैं, ताकि सभी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो जाए, ताकि जो हमारे संविधान है, जो सभी नागरिकों को वोट देने का जो अधिकार है, वो उसके हिसाब से जो लोकतंत्र, सही लोकतंत्र का व्यवस्था लागू हो सके। 1952 से लेकर के अभी तक 2003 तक 8 बार SIR हो चुका है, लेकिन अभी भी डबल इस बार जो बिहार का चुनाव हुआ उसके अंदर डबल वोटिंग हुई है। देखिए SIR तो होना है, कई बार हुआ है। SIR और नहीं हुआ है, वो रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट हुआ है। SIR तो मेरी जानकारी के हिसाब से ये पहली बार हो रहा है। हर चुनाव के पहले रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट होता है। अब बेसिकली विशेषकर उन लोगों का नाम बढ़ता है जो अभी नए वोटर लिस्ट में दाखिल हुए हैं, जो 18 साल के अभी हुए हैं, उन लोगों का नाम बेसिकली दाखिल होता है, मगर बुजुर्गों का नाम अमूमन नहीं चढ़ता है। मगर ये रिवीजन नहीं है ना, ये तो पूरा निरीक्षण, पूरा नया बनना है।
तो इस बार एक अलग तरीके का है और सुप्रीम कोर्ट निगरानी में चल रहा है। तो मैं समझता हूँ इसमें सारे नागरिकों का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो जाएगा और नए सिरे से हो रहा है, इसलिए इस बार ये काम करना वो बहुत अहमियत रखता है। जब बिहार में इसका लागू किया गया था बड़ा विरोध हुआ था, और अभी भी वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका टोटल बाइकआउट किया हुआ है। देखिए, जो भी सरकार में है वो दूसरे समाज का नाम कटवाती है और अपने लोगों का नाम हर जगह पर फर्जी भी डलवाते हैं। तो इसलिए जो सरकार में है वोटर लिस्ट का जो इस्तेमाल करते हैं सरकार बनाने में और अपने राजनीतिक लाभ के लिए, वो सरकारें सभी विरोध करेंगी, चाहे वो किसी पार्टी की हो सरकार। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो सरकार में नहीं है, जो समाज सरकार में बिल्कुल नहीं रहा है, वो समाज का नाम नहीं है, उस समाज का जोड़ने की उम्मीद इस बार है। 27 में पीस पार्टी का क्या है? 27 में पीस पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव में हिस्सा लेगी, विधानसभा के चुनाव में, और मैं समझता हूं कि इस बार जनता का सहयोग मिलेगा और हम निर्णायक राजनीतिक हिस्सेदार बनने की स्थिति में रहेंगे। 27 में गठबंधन से आएंगे या इंडिविजुअल? अभी तो गठबंधन की बात नहीं हो सकती, क्योंकि गठबंधन तो 3 महीने बाद 3 महीने पहले होता है चुनाव के, जब वो वक्त आएगा। अभी तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, विधानसभाओं में पूरे प्रदेश में हम लोग तैयारी कर रहे हैं और तैयारी हो जाएगी तो अगर पार्टी निर्णय लेगी, गठबंधन का अवसर मिलेगा तो गठबंधन में रहेगी, और अगर नहीं रहेगी तो अकेले चुनाव में हिस्सा लेगी। कितनी सीटों पर लड़ेंगे आप 27 में? अभी तो निर्णय होना मुश्किल है। जितनी हमारी तैयारी होगी, सारे प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम 2012 में हम 208 सीटों पर चुनाव में हिस्सा लिए थे। मुझे लगता है उसी के लगभग हम लोग चुनाव में हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। Thank you.